मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसले हों तो फिर फासला क्या है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम देख लेते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट पेपर शिफ्ट फर्स्ट 29/10/2023 का। अब जो बच्चे इस साल एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं वो ये देख लो कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाने वाले हैं। और बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एग्ज़ाम पेपर में इस पेपर से भी आएंगे। देखो ये आंसर किए, परीक्षा तिथि देखो पहले 29/10/2023 प्रथम पाली है, ठीक है। और क्यूपी सेट बड़ा ज़रूरी होता है, SJ5 है, क्यूपी कोड देख लो। पहले मैं आपको दिखा दूं कि पेपर किस तरह का आया हुआ होता है, ठीक है। चलिए पेपर देखो ज़रा, पहले आप पेपर देख लो पहले ज़रा आप, उसके बाद में इसकी आंसर की देखते हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये रहा मेरा पेपर, ठीक है। ये पेपर ऐसा आया हुआ था, ठीक है। ज़रा ध्यान देना, देखो किस तरह के क्वेश्चन पेपर आता है। ओके ओके, चेक कर लो एक बार, देखो ज़रा ध्यान से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, वरना मैं PDF फाइल प्रोवाइड करवा दूँ आप लोगों को। ये देखो, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन पेपर से देख लो आप, उसके बाद में इसकी आंसर की क्वेश्चन बाई क्वेश्चन चेक कर लेंगे, है ना। ओके सर, ओके, देख लो ज़रा पेपर। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, काफ़ी इजी पेपर है। और आप लोग तो मेहनत करने वाले हैं, 1-2 साल से तैयारी कर रहे होंगे, बड़ी आसानी से आप ये पेपर क्वालिफाई कर दोगे, ठीक है। और भैया मेहनत करते रहो, ठीक है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला, ये ध्यान देना, ठीक है। कंपटीशन बहुत हैवी है, इसलिए अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन पेपर देख लो एक बार, जहाँ तक हो सके स्क्रीनशॉट भी लेते रहना इस पेपर का, वरना तो मैं सारे क्वेश्चन आंसर की मैं करवा दूंगा, ठीक है। बस उसमें केवल आंसर होंगे और जो ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑप्शन दे रखे हैं वो नहीं होंगे। ऑप्शन इसमें देख लो आप, ईजी है, ठीक है। ये लो भाई, पूरा 100 क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, ठीक है सर। इस तरह का पेपर है ये, ठीक है। अच्छा लगता है पेपर को देखना, क्योंकि आप लोग भी पेपर देने वाले हो अब, ठीक है। आने वाला टाइम 1-1.5 महीना बचा। चलिए अब हम ले चलते हैं आपको आंसर की तरफ। ओके सर, ओके, तैयार हैं आप सब लोग, रेडी। चलिए क्वेश्चन पहला देखते हैं। वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन, ठीक है, 4 होंगे, उनमें से एक ऑप्शन होगा उपनिषद, ठीक है, राइट ऑप्शन है। ओके सर, भाई क्वेश्चन चेक कर लो, देख लो, पढ़ के जाना अच्छे से, क्या पता बहुत सारे क्वेश्चन यार इसी एग्जाम पेपर से फंस जाएं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा संगा और उनके सहयोगियों को हराया था। जल्दी बताओ बेटा। राणा यानी कि राणा संगा यानी कि खानवा में, ठीक है, इज ए राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में पकड़ता हूँ। निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध से मिलान करें। सिंधिया, ए नंबर दे रखा इंदौर, होलकर नागपुर, गायकवाड़ उज्जैन, भोंसले बड़ौदा। जल्दी बताओ बेटे क्या ऑप्शन राइट होगा इसका, देखो ज़रा चेक कर लो। 1C यानी कि सेकंड A, थर्ड D और फोर्थ का B, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। ऑप्शन दे रखे होंगे, यानी कि पहले का C है और दूसरे का मिलाना है आपको A, और तीसरे का मिलाना है आपको D, और चौथे का मिलाना है आपको, ठीक है, चौथे का मिलाना आपको B, ठीक है, इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था। बौद्ध धर्म पढ़ो, ठीक है, हिंदू धर्म पढ़ो, मुस्लिम धर्म पढ़ो, ठीक है, सब पढ़ो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए, इस तरह से पढ़ना है, तभी 80+ मार्क्स ले पाओगे, यानी कि तभी 80+ क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे, ध्यान देना। चलिए निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था। वैशाली, ठीक है, इज अ राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। 5वां क्वेश्चन आता है मेरा। बुरहानपुर में स्थित आशीरगढ़ किले, जिसे दक्खन का दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी आहिर राजा द्वारा बनवाया गया था। आशा आहिर, ठीक है। तो यार इस क्वेश्चन का आंसर तो मेरे ख्याल से, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर तो क्वेश्चन में छिपा हुआ है, देखो, यदुवंशी आहिर राजा द्वारा बनवाया गया था, तो ठीक है, ऑप्शन पढ़ोगे दिमाग घूम जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 6 है मेरा, ठीक है। मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, वे भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। जल्दी बताओ बेटा। मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। राजस्थान से, ठीक है, इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था
1909 का परिषद अधिनियम इज ए राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ाते हैं। 8वां क्वेश्चन है 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? अरे यार, अपने जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में, ठीक है, मंडी षड्यंत्र हुआ? गदर पार्टी। ठीक है सर, राइट ऑप्शन। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? मुस्लिम लीग ने। ठीक है, इज ए राइट ऑप्शन। 10 क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक है, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 11 में ले रहा हूँ। 2021 से 2022 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड, ठीक है, प्रतिवेदित खदानें हैं। ठीक है, इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ठीक है, बहुत बड़ा ये तुम्हारे पास स्टेट है मध्य प्रदेश। ओके सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सुमेलित करें जिनसे वे बहती हैं। यार कुछ क्वेश्चन पेपर इजी नहीं लग रहा है भाई? लग रहा नहीं? अच्छा, पहले का कौन सा है? देखो इसका आंसर भी मैं यहीं पे दिखा दूं आपको। ठीक है, पहले का डी है, दूसरे का तुम्हारे पास ए है, तीसरे का बी है एंड चौथे का तुम्हारे पास कौन सा? सी है। यानी कि हसदेव का छत्तीसगढ़ और कामेंग का असम डी नंबर है, और सेकंड बेतरणी का तुम्हारे पास ए नंबर है उड़ीसा, एंड चौथा नंबर बचा यानी कि इसका तुम्हारे पास थर्ड का अगर लोगे आप गिरना का महाराष्ट्र। ठीक है, ओके सर। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लें। ठीक है, चबी मुराद जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई, ठीक है, नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश भी हो सकता प्रदेश में स्थित है? त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा इज राइट ऑप्शन। चौथा नंबर यानी कि 14 क्वेश्चन है हमारा। लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ध्यान देना, लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। यानी कि पूरे अगर दुनिया लो तो उस पूरे दुनिया में सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? लेक तुर्काना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया। ठीक है, ये ध्यान देना। तो केन्या इज ए राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, ऐसे क्वेश्चन दिमाग में फंसा लो। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आए करकाओ, छोड़ के मत आना। ओके सर, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? जल्दी बताओ बेटा। क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्णन किया गया था? सर H.G. चैंपियन इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, क्या है बेटा? सर S.G. चैंपियन। ओके, लगा दो टिक, लगा दो टिक। क्वेश्चन पेपर देखते रहना भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। ओके, तैयार हैं आप सब लोग? रेडी? रेडी सर, चलो करने के लिए रेडी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा आता है, भारत में राष्ट्रीय व्यापी GST का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? जल्दी बताओ। भारत में राष्ट्रीय व्यापी GST का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? नाम याद करो, केलकर टास्क फोर्स। ओके सर, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 है। हाँ, ये क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा। इतना बड़ा क्वेश्चन कर दिया ये कि पढ़ने में तुम्हारे 30 सेकंड चले जाएंगे। 100 क्वेश्चन है, मिलते आपको 120 मिनट है, समझ लो आप। ठीक है, उसमें आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी करने होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन भी करने होते हैं, और ग्राफ तालिका के भी क्वेश्चन करने होते हैं। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर पेपर तो मैं पूरा करिया था लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। टाइम को देखते हुए, टाइमिंग बड़ी ज़रूरी है, टाइम को देखते हुए आप क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना। कभी एक ही क्वेश्चन में लटके रहो और बाकी क्वेश्चन छूट जाएँ, ये ध्यान देना आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की दुग्ध क्रांति के चरण फर्स्ट 1970-1980 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए, ठीक है, स्कीम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल, अरे है बटर ऑयल, ओहो, की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? यूरोपीय संघ। ठीक है, तब EEC। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरी, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, जीके में भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये।
क्वेश्चन नंबर 19 है, 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई थी? अधिनियम 61। यार क्वेश्चन इतने अंदर से पूछे हैं ना, जिन्होंने अच्छे से तैयारी की होगी बड़े, उसके लिए ये पेपर बड़ा आसान होगा। ठीक है, कुछ बच्चों ने कमेंट किया है कि सर इतना आसान पेपर नहीं पूछा जाता, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आप अच्छे से तैयारी करो, 90+ क्वेश्चन करके आओ, तब देखते हैं हाँ भाई माइंड में पावर है आपके, कुछ पढ़ने की क्षमता है आपके अंदर, ला सकते हो तो करो तैयारी, फिर अभी से ही शुरू कर दो, कुछ नहीं पढ़ा शुरू कर दो बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? विजय बैंक का। ठीक है, विजय बैंक का। भैया ग्रामीण क्षेत्र में तो 1-2 बैंक के जाने हैं, एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा और एक SBI बैंक हो गई, और एक और खुली है बैंक पंजाब नेशनल बैंक, मान लो। इन बैंकों को जानते हैं, बाकी HDFC बैंक, ICICI बैंक आधे लोग ना जान ना पहचान, तो मेरा मेहमान, बस वो वाला हिसाब है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद के अलग करती है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? तो यह है महाभियोग की शक्ति। 21वां है महाभियोग की शक्ति इज़ ए राइट ऑप्शन। ओके सर, यहाँ पे टिक लगा दो, महाभियोग की शक्ति। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन को किया गया था? उद्घाटन संसद भवन पुराना में, यानी कि प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। तो राइट ऑप्शन है 28 जनवरी 1950। ठीक है, 28 जनवरी 1950 इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 होंगे, एक ऑप्शन राइट होगा, ध्यान देना, ये सिर्फ आंसर की है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा आता है, राजस्थान का पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में यानी कि पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस ज़िले में लागू किया गया था? नागौर में। काय में किया गया था बेटा? नागौर में। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? आयरलैंड से इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके, आयरलैंड से। ठीक है, तो आयरलैंड का इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ लेता हूँ, अब ज़रा ध्यान से देखना बेटा। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया था? तो 104वां संशोधन अधिनियम 2019 ने। ठीक है, इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ा देता हूँ मैं सर, जल्दी बता दो। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़, ठीक है, कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? भाई साइंस के क्वेश्चन आ गए हैं ये। सिनकोना का पेड़, इज राइट ऑप्शन सही है, सिनकोना का पेड़। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं, आगे बढ़ा देता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 है। ठीक है, तारों के चमकने का कारण क्या है? ठीक है, तारों के चमकने का कारण क्या है? 10th क्लास में तारे क्यों चमकते हैं, ग्रह क्यों नहीं चमकते, ये तुमने नाम सुना होगा बिकता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अपने 10th क्लास में भर के पढ़े हैं। अच्छा, पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं बताओ, पक्का ना? ठीक है, तो तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अववर्तन के कारण तारे जो हैं तारों के चमकने का कारण है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, एंडोडाइजिंग। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। साइंस के क्वेश्चन 5 आते हैं और पांचों क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, ध्यान देना। ठीक है, आसानी से कर दोगे आप। क्वेश्चन नंबर 29 है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेंढकों में विकसित होते हैं। ठीक है, कायांतरण। ओके, राइट ऑप्शन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 30वां क्वेश्चन आता है हमारा, पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? वन। बड़ी कटाई चल रही है वनों की, इज राइट ऑप्शन। चलिए 31वां क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 4 वर्ष पहले देव और दिनेश की औसत आयु 20 वर्ष थी। ध्यान देना, दोनों की एवरेज जो आयु है वो कितनी है? 20 वर्ष थी। यदि आज देव दिनेश और चिंतन की औसत आयु 25 वर्ष है, तो 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु क्या होगी? चिंता करने वाली बात है, चिंतन ने चिंता में डाल दिया। तो 34 वर्ष इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, 32वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा?
ठीक है। 2.4 मल्टीपल, यार ये तो तुम्हें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, सोल्व करके देखो 2400 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ओके सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33 हमारा आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा 11 के वर्ग को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं करता है। 11 के वर्ग को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं करता है। तो यार ये ना ऑप्शन आपको दे रखे हैं 4 ऑप्शन, उसमें से जो राइट ऑप्शन है वो ये वाला। क्वेश्चन पेपर में देख लो कैसे कौन कौन से ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन पेपर भी मिला दिया इसमें। ठीक है, तो 1 + 5 + 7 + 9 इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, लगा दो, सरल कीजिए। ये तो तुम्हें यार खुद सरल करना पड़ेगा, करो आराम से, सरल के करवाऊँगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए खुद से कर लो। इज़ अ राइट ऑप्शन है। ठीक है, 3 की पावर 13 अपॉन 5 की पावर 10। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, दर्शन ने प्रारंभिक परीक्षा में 1200 के अधिकतम अंक के साथ 85% और मुख्य परीक्षा में 800 के अधिकतम अंक के साथ 70% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों परीक्षाओं के संयुक्त प्रतिशत पर आधारित है तो संयुक्त प्रतिशत कितना है? 79%। ठीक है, 79%। ओके, 36 क्वेश्चन हमारा आ गया है। ठीक है, 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन है 36वां। कंदर्प, ये तो भैया हिंदी आ गई, और लो हिंदी ना पढ़ी जा रही है अब। कंदर्प, पंसर और पुष्पधनुवा, यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कामदेव के। ठीक है, निम्नलिखित में से संधि का कौन सा युग्म गलत है? तो 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है। तो गलत जो है ना वह है श्रद्धानंद बराबर श्रद्ध प्लस आनंद। अच्छा, असरफियाँ लुटे और कोयले पर मोहर, अरे वाह, असरफियाँ लुटें और कोयले पर मोहर, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना और छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। अरे वाह, ये चल रहा है आज के ज़माने में, सही बता रहा हूँ मैं, ये चल रहा है भाई। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 4 ऑप्शन, उसमें से एक वाक्य चुनना है। रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। हाँ यार, लग तो मुझे भी रहा गलत है। चलिए, द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन से हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन हैं? जल्दी बताओ बेटा। आचार्य महावीर प्रसाद। ओके ओके। अच्छा, इंग्लिश वाले क्वेश्चन आए भाई, पढ़ो। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन, ठीक है, एनिटोनियम ऑफ रेबिड। तो ये होता है तुम्हारे पास का राइट ऑप्शन है भाई। ठीक है, फेनाटिक। ओके, गिव मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग आइडियम। ठीक है, जल्दी बताओ बेटा। ए मैन ऑफ स्ट्रो, हैविंग नो यानी कि हैविंग नो, ठीक है, इंटेग्रिटी। ओके ओके, द राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, आइडेंटिफाई ए करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फ्लोइंग। तो करेक्ट स्पेलिंग आपको चुननी है। 4 ऑप्शन होंगे, 3 गलत होगी, 1 सही होगी। तो उसमें से जो है ना ये वाला, ठीक है, कौन नोइसियर, ठीक है, इसे राइट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। अब पहले ना 44 से 45 यानी कि 2 क्वेश्चन हमें ये दे रखे हैं पैराग्राफ के। तो रीड द फ्लोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। तो पहले इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लो, कुछ समय में रुक जाता हूँ। ठीक है, पहले पैराग्राफ पढ़ लो, स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ो, ज़्यादा जल्दीबाजी मत करो। ठीक है, जल्दीबाजी का काम शैतान का होता। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 अब देख लेते हैं। पढ़ लिया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, इज सेल्फ, ठीक है, पोर्ट रेट ए न्यू थिंग। तो इसका आंसर होगा, ऊपर से देखना, नो इट हैज़ एक्साइटेड सिंस लॉन्ग। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज़ नॉट मैंशनड इन द पैसेज। ठीक है, ओके, पैसेज। ठीक है, ट्विटर इज़ द राइट ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4 विकल्प होंगे, उसमें से विषम संख्या 5061 इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए 47वां क्वेश्चन है, अप्रैल 2001 की किन तारीखों को बुधवार था? अरे वाह, अप्रैल 2001 की किन तारीखों को बुधवार था? आप में से कुछ बंदे ऐसे भी होंगे जो अप्रैल 2001 के बाद पैदा हुए होंगे। जल्दी बताओ बेटे, लेकिन हर डे निकाल सकते हो, हर ईयर का, चाहे 1990 हो, 1993 हो, 1992 हो, इतना आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो अप्रैल 2001 की किस तारीख को बुधवार था? 4th, 11th, 18, 18th एंड 25। ठीक है, सर, राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, वर्षा और चंद्रेश भाई बहन हैं। ठीक है, मनीष के 2 बच्चे हैं और वह सुरेश का बेटा है, जो हंसा का ससुर है। ठीक है, हंसा का एक ही बेटा है, चंद्रेश।
सुरेश का दामाद नहीं है। बरखा सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि बरखा और चंद्रेश भाई बहन है, यानी कि ये दोनों भाई बहन हैं। मनीष के 2 बच्चे हैं, अब तीसरे की एंट्री हो गई। और वह सुरेश का बेटा, मनीष सुरेश का बेटा, ठीक है, जो हंसा का ससुर है। तीसरा चौथा डाला इनने, जो हंसा का ससुर है। हंसा का एक ही बेटा है, ठीक है, हंसा का एक ही बेटा है। चंद्रेश सुरेश का दामाद नहीं है, जो ये चंद्रेश है ना बेचारा, ये इस सुरेश का दामाद नहीं है। बरखा सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, पोती। बड़ा लंबा रिश्ता निकाला भाई, ये पोती का रिश्ता निकाला। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। निम्नलिखित प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ दिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन दिमाग खाते हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और फिर तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा सामान्य ज्ञात तथ्यों की उपेक्षा करते हुए दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन: कुछ रेलगाड़ियों सड़कें हैं, कुछ रेलगाड़ियाँ सड़कें हैं, कोई सड़क जंगल नहीं है, सभी फूल जंगल हैं। यार निष्कर्ष दे रखा, कुछ रेलगाड़ियाँ फूल हैं, कुछ रेलगाड़ियाँ सड़कें हैं, कोई सड़क जंगल नहीं है। तो यार कोई सड़क जंगल नहीं है पर सभी फूल जंगल हैं। तो पहला जो निष्कर्ष निकाला वो निकाला कि कुछ रेलगाड़ियाँ फूल हैं, फिर दूसरा निकाला कुछ रेलगाड़ियाँ जंगल हैं, कुछ फूल रेलगाड़ियाँ हैं और कोई सड़क फूल नहीं है। तो केवल चौथा अनुसरण करता है, इज ए राइट ऑप्शन। जल्दी बताओ बेटे, ठीक है। ओनली फोर्थ फॉलो, कोई सड़क फूल नहीं है, कुछ रेलगाड़ियाँ सड़कें हैं, कोई सड़क जंगल नहीं है, सभी फूल जंगल है। तो आप बोल सकते हैं कोई सड़क फूल नहीं है, इज ए राइट ऑप्शन। चौथा नंबर, कोई सड़क फूल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 हमारा दे रखा है, ठीक है। पहले पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा। इस प्रश्न में 2 कथन ए और बी दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारण या सामान्य कारण के प्रभाव हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। ए नंबर है, बेहतर रेलवे नेटवर्क जैसे नई रेलवे लाइनें बनाने के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि हुई है। बी नंबर है, हवाई यात्रा चुनने वाले यात्रियों की संख्या में काफ़ी गिरावट आई है। तो दोनों कथन ए और बी स्वतंत्र कारण है, इज अ राइट ऑप्शन, सही है बिल्कुल। आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय सेना के लिए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र PAEC का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में किया गया था? नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए 52 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की गई है? गृह मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने? तो गृह मंत्रालय ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एक बाल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण प्रस्तावित किया गया है? छठा संस्करण, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के पढ़े हुए हैं या नहीं है? जल्दी बताओ, कमेंट करो किसको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि पेपर का 1.5 महीना बचा, ठीक है। तो अब ये बताओ किसको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इस क्वेश्चन पेपर से। मान लो यही क्वेश्चन पेपर आपका एग्जाम पेपर में आ गया तो कैसे करोगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मुझे बताओ कि मैं इतने क्वेश्चन यानी मैं इतने क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ इस क्वेश्चन पेपर के, है ना। उसके अकॉर्डिंग आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ मुझे कितनी नॉलेज है और कितना मैं करके आ सकता हूँ, ठीक है। यही तो फ़ायदा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने का। जितना सोल्व करोगे इतना आपकी नॉलेज बढ़ेगी और इतना पता चलेगा, ठीक है, कि हम किस लेवल पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। SANGRA, ठीक है, ARH, ठीक है, संग्रह राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन, वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण हैंडबुक, यानी हैंडबुक दुनिया भर के 76 देशों के खाद्य नियामक प्राधिकरणों का एक व्यापक डेटाबेस है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो संग्रह ने केवल हिंदी और अंग्रेजी में बल्कि 6 भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये निम्नलिखित में से किस भाषा में उपलब्ध नहीं है? उड़िया भाषा में ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। कहाँ से पूछा ये क्वेश्चन यार, कितने अंदर से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या है? बेटे 10 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर चल रहा, जन जन साक्षर, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से
किसने हाल ही में IBSA विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो भैया करंट अफेयर से तो हाल ही के क्वेश्चन पूछेगा, 2023 के पूछे गए थे, लेकिन अब 2025 का जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें 6 ईयर की जो यानी कि 6 मंथ की जो करंट अफेयर्स होता है वो आपसे पूछा जाएगा। इसलिए 6 या 1 साल तक का करंट अफेयर्स अच्छे से कवर कर लो, ठीक है। उन्हीं में से 10 क्वेश्चन आपके पक्के पूछे जाएंगे। उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ो, तरह की बुक्स आती हैं, ठीक है, वो पढ़ो, समायिका वगैरह पढ़ो, बड़ा अच्छा कर लोगे, सब क्वेश्चन सोल्व कर दोगे करंट अफेयर्स के। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया, ठीक है, 56 हो गया। 57 क्वेश्चन देखता हूँ मैं। वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्रीय महासभा की थीम का नाम बताइए। विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 58 में देखते हैं। हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीयता ढांचे के लिए, पर ये क्वेश्चन आपके लिए अब जीके वाले बन चुके हैं, ठीक है। अपना पर्याप्तता निर्णय अपनाया। पर्याप्तता निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत डेटा यूरोपीय संघ से निम्नलिखित में से किस देश की कंपनियों में स्वतंत्र रूप से प्रभावित हो सकता है? USA, ठीक है, USA, ओके। क्वेश्चन नंबर 59 है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस के किस संस्करण की मेजबानी की है? 26वें, ओके। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा। जिम स्केया को 26 जुलाई 2023 को नैरोबी केन्या में आयोजित IBCC के 59वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए IPCC जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल अध्यक्ष के लिए चुना गया है। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 61 में देखता हूँ। दी नेशनल मिशन फॉर, ठीक है, स्टेनिंग दी हिमालयन इकोसिस्टम, ठीक है, यानी कि NMSHE जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी कि NAPCC के तहत मिशन है। तो NAPCC के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं? ठीक है, 8 मिशन लॉन्च किए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। 62वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थाएं, ठीक है, की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस उद्योगपति के बीच एक दूरदर्शी समझदारी यानी कि साझेदारी द्वारा की गई थी? तो जमशेदजी, ठीक है, नुसरवान जी टाटा, ओहो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 63वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ध्यान देना, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को, ठीक है, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 64वां क्वेश्चन हमारा आता है, ठीक है, सतमालिया हिरण अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? यानी कि दादरा और नगर हवेली, ओके। चलिए 65 में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता? विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य इज ए राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है। पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित राज्य में स्थित है या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 67 है। कोलकाता में स्थित पैड विलियमसन, ठीक है, ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? पोलो, ठीक है, पोलो से। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? मोरोनी, ठीक है, इज ए राइट ऑप्शन। किसकी? कोमोरोस संघ की राजधानी कौन सी है? मोरोनो, यानी कि मोरोनी। क्वेश्चन नंबर 69 है। निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तिका लिखी है? श्री यस्काचार्य, श्री यस्काचार्य। क्वेश्चन नंबर 70 आ जाता है। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, ठीक है, ओके। आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर जरा चेक कर लो बेटे, पहले ये गद्यांश पढ़ो। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए 71 से 75 तक। पहले गद्यांश पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद में इसका आंसर देना, ठीक है। पढ़ लिया? ओके, पहले ये पढ़ो भैया, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लो या वीडियो रोक के पढ़ लो, ठीक है, ओके। चलो लो पढ़ो, पढ़ा, पढ़ते रहो, छोड़ना मत, ठीक है। पढ़ लिया? अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। 71वां क्वेश्चन देखो। जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है? आत्मनिर्भर बनना। सारे क्वेश्चन इस गद्यांश में से मिल जाएंगे आपको। सेसब के शिक्षकों का बच्चे पर क्या असर पड़ता है? शिक्षकों के चरित्र के गुण दोष सहज ही बच्चों में आ जाते हैं।
सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है? आत्मनिर्भरता और आत्मबल। अच्छा ये बताओ, स्वार्थ में तथा अस्थिर शब्दों के विलोम रूप क्रमशः किस विकल्प में है? निस्वार्थ, गतिहीन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 75, सफलता कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों के लिंग क्रमशः। सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता। सफलता स्त्रीलिंग, कार्य पुल्लिंग और आत्मनिर्भरता स्त्रीलिंग इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर, फिर से गद्यांश पढ़ो। क्या पढ़ोगे बेटे? फिर से गद्यांश पढ़ो। ठीक है, पढ़ा गद्यांश? ओके, चलो पढ़ो, फिर से पढ़ो। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए 76 से 80 तक। पहले क्वेश्चन पढ़ लो। मृत्युंजय और संघमित्र की मित्रता, ठीक है, पाटलिपुत्र के जन जन की जानी बात थी। ठीक है, ओके, पढ़ो, चलो लो पढ़ो पढ़ो। फिर क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। पढ़ लो पहले से करके, वीडियो रोक कर पढ़ो। पढ़ लिया क्वेश्चन, मतलब ये गद्यांश पढ़ लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं अब। देहाव्याधि के निराकरण के बारे में संघमित्र का क्या विचार था? तो संघमित्र देहाव्याधि से मुक्ति भगवान की शरण से मानते थे, इज अ राइट ऑप्शन। संघमित्र और मृत्युंजय के विषम में कौन विकल्प सही है, यानी कौन सा विकल्प सही है? मित्र होते हुए भी उन दोनों के जीवन सिद्धांत विपरीत थे। ओके, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 78 में लेता हूँ। ठीक है, जीवन की संपन्नता और दीर्घायुष्म में किसका विश्वास था? ठीक है, मृत्युंजय इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, मृत्युंजय का। आत्मा का मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसका मानना है? तो मृत्युंजय का। ठीक है, ये गद्यांश पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है। व्याधि और सुयोग शब्दों में क्रमशः प्रयुक्त उपसर्ग है बी और सु। व्याधि और सुयोग, तो बी और सु इज अ राइट ऑप्शन। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बी और सु। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 81 से 85 तक। पहले ये ग्राफ वाले क्वेश्चन है। दिए गए ग्राफ क्रमशः 10 शहरों, यानी दिए गए ग्राफ 10 शहरों ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे में 3 दूर संचार सेवाओं अल्फ़ा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या दर्शाता है। अब क्वेश्चन नंबर 21 से 85 तक। पहले ये ग्राफ देख लो, मैंने दिखा दिया आपको ग्राफ, सही करके देखो। दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। चलो लो सर, सही करके देख लिया आपने ग्राफ। अब क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 81 है। सभी 10 शहरों में मिलाकर बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या कितनी है? 11,250। ठीक है, ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 82 है। शहर ए में अल्फ़ा और बीटा के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या ई में बीटा और गामा के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या का कितना प्रतिशत है? 85.71%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 है। सभी 10 शहरों में मिलाकर अल्फ़ा और गामा। जिन बच्चों ने ग्राफ की तैयारी अच्छे से करी है उनके लिए ये क्वेश्चन 2 रुपये के ईजी से भी ईजी है, आराम से कवर कर लोगे, आराम से कर दोगे। तो सभी 10 शहरों में मिलाकर अल्फ़ा और गामा के उपयोगकर्ताओं की औसत संख्या कितनी है? 547.5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं हम। शहर बी में एक साथ अल्फ़ा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या शहर एच में एक साथ अल्फ़ा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कम है? तो 21.05%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 85 हमारा आ जाता है नन्ना मुन्ना छोटा सा क्वेश्चन। शहर डी में एक साथ अल्फ़ा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या का शहर आई में एक साथ बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या से अनुपात क्या है? 21:11। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है मेरा 86 से 90 तक। अब ये जो रेखा ग्राफ से ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए निम्नलिखित क्वेश्चन के आंसर दें। ठीक है, पहले नोट दे रखा है इसमें, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 2200 है, यानी कि 2200 विद्यार्थी जो है विद्यालय में हैं। अब सबसे पहले एक छोटा सा ग्राफ देख लो सर, कक्षा 6 का देख लिया, कक्षा 7 का देख लिया, 8 का, 9 का, 10 का, 0, 5, 10 देख लिया ग्राफ? हाँ सर देख लिया ग्राफ। चलो ग्राफ देख लिया तो आगे बढ़ाओ, अब आगे बढ़ाओ भाई। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 86 है। कक्षा 6 और कक्षा 9 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो 187% अधिक है। ठीक है, 87। यदि कक्षा 6 में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 6:5 है और कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या कक्षा 7 में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है, तो कक्षा 6 से कक्षा 7 में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। 5:6।
ओके, क्वेश्चन नंबर 88 है, यदि 2024 में कक्षा 6 और कक्षा 7 प्रत्येक में छात्रों की कुल संख्या में 10% की वृद्धि होती है और कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या में 20% की कमी होती है, तो 2023 में कक्षा 6 और 7 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और 2024 में कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या के बीच अंतर क्या है। इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ना दिमाग घूम जाएगा, तभी तो कहते हैं 100 क्वेश्चन 120 मिनट। बड़े ध्यान से पढ़ना है एक ही बार में, दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, वरना 30 सेकंड गए आपके। ठीक है, 946 हल भी करना है, पढ़ना भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है 946। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 89 है, कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या x है और कक्षा 9 में लड़कों की कुल संख्या x+40 है। यदि कक्षा 8 और कक्षा 9 में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या 1 से 20 है तो x का मान ज्ञात कीजिए 250। क्वेश्चन नंबर 90 आ जाता है, कक्षा 7 और कक्षा 8 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और कक्षा 9 और कक्षा 10 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है। 189 में 198, 198। अब 91 से 95 जो क्वेश्चन हमें दे रखे हैं वो तालिका वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। अब इस तालिका को सोल्व करना है। तालिका के क्वेश्चन पढ़ लो, 10 क्वेश्चन ग्राफ के आते हैं, 10 क्वेश्चन तालिका के आते हैं, 20 क्वेश्चन तो आपके यही हो गए और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए। करंट अफेयर्स चलो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है क्योंकि क्या पता कहाँ से पता कर ले, लेकिन ग्राफ और तालिका के क्वेश्चन बिल्कुल श्योर होते हैं, आप आसानी से कर सकते हो अगर आपने पढ़ रखा है तब। चलिए तालिका वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले तालिका चेक कर लो आप। लो मैंने जूम आउट कर दिया, तालिका करो, चेक कर लो। ठीक है, पढ़ ली साहब 2015 से 16 तक। अरे तालिका भी इतनी भयंकर दे में हिला कर रख दिया आदमी का दिमाग। चलिए आप क्वेश्चन तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 91 आ गया। ठीक है, विगत वर्षों में बाजार उधार का औसत कुल वित्तीय घाटे का लगभग कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन को खुद से करके देखो। जो बच्चे तालिका और ग्राफ के क्वेश्चन कर रखे हैं जिन बच्चों ने, वो बच्चे खुद से करके देखो इस क्वेश्चन को। और जो नए बच्चे हैं पहली बार तैयारी कर रहे हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन तालिका वाले क्वेश्चन कम पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, ठीक है, यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो, अच्छे से पढ़ो, वरना अपनी जो बुक है ना वो निकालो और उससे पढ़ो। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन सोल्व कर लो, एग्जाम्पल देख देख के आसानी से क्वेश्चन कर दोगे आप। चलिए देखते हैं, पर ये कर लेना, 20 क्वेश्चन पूछेगा ग्राफ और तालिका के। विगत वर्षों में बाजार उधार का औसत कुल वित्तीय घाटे का लगभग कितना प्रतिशत था। था नहीं है 9.57%। 92 क्वेश्चन है, 2015-16 से 2019-20 तक औसत बजट घाटा कितना है। 8,337 करोड़। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, किस वर्ष में वित्तीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक बढ़ जाता है। 2018 से 2019। ओके, क्वेश्चन नंबर 94 है, वित्तीय घाटे के सापेक्ष अन्य देनदारियों का प्रतिशत किस वर्ष में सबसे अधिक है। 2018-19 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 है, ठीक है, कितने वर्षों के लिए वित्तीय घाटे और बाजार उधार का अनुपात 2 से अधिक रहा। 3। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। ओके, 96 से 98। अभी भी तालिका चार्ट का ध्यानपूर्वक आपको अध्ययन करना है और दिए गए 5 क्वेश्चन का हल देना है। कैसे दोगे, पहले एक ग्राफ पढ़ लो। लो मैंने जूम आउट कर दी, ग्राफ पढ़ो बढ़िया करके। वस्तु दे रखी है, लागत, लाभ, अंकित, छूट इतनी मिली, विक्रय मूल्य। ठीक है, चलो लो सर, अब देखते हैं आगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 96 आ गया, देख लिया। ठीक है, यदि सूट का छूट परसेंट और लाभ परसेंट समान है तो सूट का अनुमानित अंकित मूल्य क्या होगा। 3,438 रुपया। ठीक है, बड़ा महंगा सूट है ये, इतना अपने उसके बाद कहाँ है। यदि जीन्स का अंकित मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 420 अधिक है और शर्ट का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 750 है तो शर्ट पर छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 18.27%। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 चेक कर लेते हैं। सूट का लागत मूल्य जीन्स के अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम थे, तो 20% कम है। ठीक है, ओके। 99 क्वेश्चन आ गया, टी शर्ट पर छूट परसेंट और लाभ परसेंट का अनुपात 7:5 है तो टी शर्ट का अनुमानित लगभग यानी कि अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। 2,248 रुपया। चलिए आगे बढ़ाते हैं। 100 क्वेश्चन हमारा आ जाता है। यदि जीन्स और साड़ी के लागत मूल्य का अनुपात 4:5 है तो साड़ी का अनुमानित छूट ज्ञात करें। यानी कि यदि जीन्स और साड़ी के लागत मूल्य का अनुपात 4:5 है तो साड़ी पर अनुमानित छूट परसेंट ज्ञात करें, तो 1.32%। ठीक है, इधर राइट ऑप्शन। चलिए ये 100 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए। एक बार मैं आपको और पेपर दिखा दूं, अगर पेपर, क्योंकि जो बच्चे नए हैं वो देख लो पेपर, जिन्होंने पेपर दे रखा ऑलरेडी पहले तो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो ये पेपर है आपका, एक बार और दिखा रहा हूँ। ठीक है, लास्ट में
देख लो बेटा, चेक कर लो, ऐसे एक पेपर आता है, डरना मत। 7, 8, 9, 10, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ाते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन, ठीक है, ओके 10, फिर हमारा क्वेश्चन 11 से 15 तक ये ग्राफ हमें दे रखा है, ठीक है, जो कि मैं बताया था अभी आपको, ठीक है। ओके बीटा गामा वाला जो क्वेश्चन था वो ये वाला क्वेश्चन है, ग्राफ वाला। 16 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, ठीक है। 17वां क्वेश्चन, ज़रा ध्यान दो बेटा इस लाइन पे, 19, 20, 21, ठीक है। फिर तुम्हारे पास 21, 22, 23, ठीक है। फिर इस साइड में 24, 25 दे रखे हैं, 26, ठीक है, 27, 28 क्वेश्चन इधर आ गए, ऐसा पेपर आता है, ठीक है। 28, 29, 30 क्वेश्चन इधर आ गए। फिर 31, 32, 33, 34, फिर इधर हमारे पास 35वां क्वेश्चन आ गया, 36, 37, 38 क्वेश्चन, ठीक है। पेज 7 ख़त्म, 39, 40, 41, ठीक है। इस तरह का पेपर आपसे पूछता है, 42, 43, 44, 45, ठीक है। उसके बाद में 46, 47, 48, 49, फिर 50, 51, 52, 53, ठीक है। इस तरह से आप पेपर देख लो, स्क्रीनशॉट ले लियो, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेके इस पेपर को सोल्व कर लो आराम से, ठीक है। लो ओके, ओके सर, ओके, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। लो लो, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ओके, 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 ठीक है, ओके, ओके, ठीक है। तो पूरे मैंने 100 क्वेश्चन करवा दिए, पेपर भी दिखा दिया, तो डरने की कोई बात नहीं है, तैयारी करो अच्छे से, ठीक है। ओके सर, ओके। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर है, देख लो, चेक कर लो कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।